हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। 15 जून को यानी कि आज द हिंदू में जो भी करंट अफेयर्स रहा है उसके बेसिस पर ही हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि स्ट्रिक्टली यूपीएससी पैटर्न और पीसीएस के पैटर्न पर हमने उसको बनाया हुआ है और ऑप्शंस भी उसी तरीके से यहाँ पे रखे हुए हैं। तो बेसिकली ये आज का जो पेपर है वहीं से कंटेंट लिया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डेली डेली ये हम काम करते रहेंगे, क्विज भी आपको डिस्कशन के साथ आता रहेगा। तो यहाँ पर चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं 5 वो क्वेश्चंस जो कि आज के करंट अफेयर से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पर जो आपको सबसे पहले क्वेश्चन देखने को मिलता है ये है अबाउट राज्यसभा इलेक्शंस। ओके, तो जैसे कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की बातें काफी चल रही है, तो इस चीज को देखते हुए अगेन पार्लियामेंट और राज्यसभा लोकसभा आपको न्यूज में हो जाता है, और वैसे भी राज्यसभा लोकसभा हमेशा न्यूज में रहता है। तो यहाँ देखेंगे राज्यसभा इलेक्शन के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट कुछ मिलता है। जो पहला स्टेटमेंट है इसमें कहा गया है कि राज्यसभा इज ए परमानेंट हाउस एंड कैन नॉट बी डिसॉल्व। ये बिल्कुल सही बात है, आपने पढ़ा भी है। बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, टू इंश्योर कंटिन्यूटी 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर आफ्टर एवरी सेकेंड ईयर। ओके, एंड बाइएनियल इलेक्शंस आर हेल्ड टू फिल दिस वैकेंसीज। तो ये भी सही है। हर 2 साल पर क्या होता है कि 1/3 जो होती है वो वैकेंसी यहाँ पे खाली होती है, और हर 2 साल पर यहाँ पर इलेक्शन कराना पड़ता है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड सही है। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, बाई पोल्स आर नॉट हेल्ड इन द केस ऑफ राज्यसभा इलेक्शन। ऐसा नहीं है, क्योंकि मान लीजिए राज्यसभा में किसी ने इस्तीफा दे दिया, किसी की डेथ हो गई, किसी वजह से जो पोजीशन था वो खाली हो गया, तो आपको बाईपोल कराए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बाईपोल नहीं होता है। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, और 1 और 2 सही है। थर्ड गलत है और 1 और 2 इसमें है, तो ये आपका सही होगा। ये थर्ड है यहाँ पे 1 2 3, तो थर्ड वाला तो अपने आप गलत हो जाएगा। तो केवल स्टेटमेंट बी जो होगा वो सही होगा। आप वीडियो को पॉज करके आप अपना आंसर दे सकते हैं। ओके, आपके पास तो ये फैसिलिटी है, तो ये जरूर कीजिएगा। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम अग्निपथ स्कीम के बारे में। तो आज आपको कैबिनेट ने इसको क्लियर भी कर दिया है, अग्निपथ स्कीम को। तो इससे रिलेटेड आपको न्यूज़पेपर में भी था, जैसे मैंने एक शॉर्ट भी बनाया था अग्निपथ की स्कीम के बारे में, तो वहां पर मैंने आपको चीजें बताई थी। उससे ज्यादा कुछ और भी यहाँ पर ऑप्शंस में दिए गए, इसको भी हम देखते हैं। तो अग्निपथ स्कीम के रिगार्डिंग यहाँ पर स्टेटमेंट को देखना है। तो इसमें कहा गया है कि अग्निपथ स्कीम इंटेंड्स फॉर रिक्रूटिंग ऑल द सोल्जर्स अंडर परमानेंट कमीशन अक्रॉस द 3 सर्विसेज। ठीक है, बात ये सही है। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, द स्कीम इज ओनली फॉर पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक। ये बिल्कुल सही है। ऑफिसर रैंक पर रिक्रूटमेंट नहीं होगा। ऑफिसर रैंक के नीचे वाले जो रैंक होते हैं उन्हीं पर सिर्फ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। As part of the scheme, some part of the salary will be set aside under the Sevanidhi program, and the government will continue an equal amount every month. तो इसको और मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं, तो इसमें कहा गया है कि जितनी सैलरी मिलेगी उसका 30% क्या होगा कि सेवानिधि प्रोग्राम में रखना होगा, और उतना ही अमाउंट गवर्नमेंट क्या करेगी, हर महीने जमा करेगी। ठीक है, तो कितना रखना होगा, पुलिस सैलरी का 30% सेवानिधि प्रोग्राम में, और उतना ही अमाउंट भारत सरकार भी हर महीने इस निधि में, सेवानिधि में डिपॉजिट करेगी। ठीक है, तो 2 और 3 जो होगा ये आपका सही होगा। ठीक है, रिक्रूटिंग ऑल द सोल्जर्स अंडर द परमानेंट, सॉरी ये परमानेंट कमीशन नहीं होगा, तो ये गलत हो जाए आपका। फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि ये मात्र 4 साल के लिए ही है। ठीक है, ये मेनली 4 ईयर की है, लेकिन इसमें कैटेगरी है, मैं आपको वो बता दूं। देखिए, इस साल करीब 45,000 से 50,000 जो होंगे सोल्जर्स को रिक्रूट किया जाएगा इसके अंडर में, जिसमें से 25% जो होंगे वो परमानेंट होंगे, और आगे के 4 साल के बाद आगे के 15 ईयर का वो जो नौकरी होगी उसको कंटिन्यू रखेंगे। यानी कि 25% जो होंगे वो परमानेंट हो जाएंगे, लेकिन 75% जो होंगे उनको 4 साल के बाद रिटायर होना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑल द सोल्जर्स परमानेंट कमीशन में नहीं होंगे। परमानेंट कमीशन में मात्र 25%, बाकी को 75% को 4 साल के बाद रिटायर कर दिया जाएगा। तो ये ऑल जो वर्ड है ना यहाँ पे काम गड़बड़ कर रहा है, तो 1 गलत हो जाएगा, 2 और 3 सही हो जाएगा। तो स्टेटमेंट जो सी होगा आपका सही होगा। ठीक है,
तो इसके बारे में मैंने जो क्विज आपको वहां पे शॉर्ट बताया था उसमें कहा था मैंने कि 17.5 साल से लेके 21 साल तक के जो यूथ है वो इसमें जा सकते हैं। ओके, तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी वो सेम होगी जो आपको आर्मीज के लिए या फिर डिफेंस के लिए होती है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, तो एज आप याद रख सकते हैं। 30% सेवानिधि में जाएगा, उतना ही सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी। 25% परमानेंट हो जाएंगे और 75% सोल्जर्स को 4 साल के बाद रिटायर किया जाएगा, जिसके बाद में उनके पास ऑप्शन रहेगा कि परमानेंट एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं तो सीएपीएफ में या फिर असम राइफल्स में अप्लाई कर सकते हैं और उनको प्रायोरिटी दी जाएगी इसमें। ठीक है, तो ये चीज आप थोड़ा इसमें ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट इज अबाउट कार्बन बॉम्ब। ठीक है, तो गार्जियन पेपर में इसका थोड़ा सा आपको न्यूज देखने को मिलता है। तो वहां पर कहा गया है कि जो कंपनियां हैं जो ऑयल या गैस प्रोड्यूस करती हैं वो बेसिकली उनका जो प्रोजेक्ट होता है कार्बन बम की तरह काम करता है। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। एनी ऑयल और गैस प्रोजेक्ट दैट विल रिजल्ट इन एटलीस्ट 1 बिलियन टन ऑफ CO2 emissions ओवर इट्स लाइफ टाइम कैन बी कॉल्ड एज कार्बन बम। ठीक है, तो कोई भी ऑयल या गैस प्रोजेक्ट जहां से ऑयल निकाला जाता है या गैस निकाली जाती है, अगर वो प्रोजेक्ट अपने लाइफ टाइम में कम से कम 1 बिलियन टन ऑफ CO2 इमिशन करता है तो उस प्रोजेक्ट को हम कार्बन बम के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऐसा पेपर में डेफिनेशन बताया गया है। इसके बाद नेट जीरो इमिशन की एक स्टेटमेंट में स्टेटमेंट 1 सही है। सेकंड, नेट जीरो इमिशन क्या होता है? देखिए, नेट जीरो इमिशन का मतलब ये नहीं होता है कि इमिशन नहीं करेंगे। नेट जीरो का मतलब ये होता है कि हमने जितना इमिशन किया, मान लीजिए कि हमने 100 टन इमिशन किया और फिर उसी 100 टन को हम क्या करेंगे, कैप्चर कर लेंगे बाय डिफरेंट टेक्नोलॉजी। जिससे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होता है फॉरेस्ट कवर के द्वारा। तो ये सब कुछ डिफरेंट टेक्नोलॉजी के द्वारा हमने जितना रिलीज किया उतना हमने फिर कैप्चर कर लिया। तो इसलिए जितना गया उतना आ भी गया, तो नेट जो होता है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, तो इसी को हम कहते हैं नेट जीरो इमिशन। अदरवाइज नेट जीरो का मतलब ये नहीं होता है कि हम बिल्कुल ही इमिशन नहीं करेंगे। चलिए, ऑल कार्बन इमिशंस इनटू एटमॉस्फेयर मस्ट बी एब्जॉर्ब्ड बाय मेथड्स लाइक इंक्रीजिंग फॉरेस्ट कवर एंड डिक्रीजिंग मैन-मेड इमिशंस। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड भी आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन जो होगा इसमें आपका सही होगा। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। इमिशन गैस रिपोर्ट किसके द्वारा ये लाया जाता है? तो पॉज कीजिएगा और आराम से क्वेश्चन दीजिएगा यहाँ पे। तो सीधा सा क्वेश्चन है यहाँ पे, ये किया जाता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा। ओके, इमिशन गैस रिपोर्ट। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हम 5th नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पे बताया गया है कि ओपन नेचुरल इकोसिस्टम इन इंडिया, इसका मतलब क्या है? देखिए, ओपन नेचुरल इकोसिस्टम का जहां पर आपको फॉरेस्ट भी आ जाएंगे, यानी कि वेजिटेशन भी आएगा, वहां पर आपको जो वाइल्ड एनिमल्स होंगे वो भी आ जाएंगे। तो ये सारी चीजें एक साथ होगी जो एक छत के नीचे कह ले आप, उस तरीके का यहाँ पे कंसेप्ट बताया गया है। तो कहा गया कि ओपन नेचुरल इकोसिस्टम अ डाइवर्स इकोसिस्टम which include woodland savanna, scrublands, grassland, rocky outcrops, ravines and dunes, everything। तो ओपन नेचुरल इकोसिस्टम है, तो इसमें आपको डेजर्ट भी आ जाएंगे, सवाना भी आ जाएगा, मॉनसून फॉरेस्ट भी आ जाएगा। तो जितने तरीके का नेचुरल इकोसिस्टम है सब उसमें आ जाएगा। तो वैसे भी आप ऑप्शन ए को सही कर सकते हैं, जनरल स्टेटमेंट। ऑप्शन सेकंड की बात करें तो यहाँ पे कहा गया है कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट द डाइवर्जन ऑफ वंस फॉर डेवलपमेंट पर्पसेस, यानी कि ओपन नेचुरल इकोसिस्टम के तहत जो डाइवर्जन किया जाता है उसको प्रोटेक्ट करता है। ओके, जो 1986 का एक्ट है। हो सकता है आप इसको ना जाने, तो इसको एक बार हम थोड़ा सा होल्ड में रखते हैं। थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं। दे ऑल्सो हैव एनिमल स्पीसीज, जैसे कि ब्लैक बग, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। सही बात है। अब पूरा जो नेचुरल इकोसिस्टम है उसमें वेजिटेशन के अलावा वाइल्ड लाइफ भी आती है, तो वो भी इसमें इंक्लूड होगी। तो 1/3 तो आपका इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन देखिए आप, इसमें कहीं पर 1 2 3 है, तीनों को मिला के नहीं है ना, तो सिर्फ आपको 1/3 ही ऑप्शन ऐसा यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ पर ऐसा ऑप्शन है कि आप आराम से अगर 2 को नहीं भी जानते हैं ना तो 1 3 को लगा सकते हैं। वैसे ऑप्शन जो 2 है ये गलत है, क्योंकि ये एक्ट
प्रोटेक्ट नहीं करता है जो वंश के अंडर में, वंश प्रोजेक्ट के अंडर में जो इकोसिस्टम को रखा जाएगा। ओके, तो ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए ये यहीं से क्वेश्चंस आते हैं। ये सब क्वेश्चन जो होते हैं ना, ओपन नेचुरल इकोसिस्टम, या फिर हमने पहले जो चीजें चर्चा की, बहुत सारी चीजें जो होती हैं आपके जो रेगुलर मैगजीन्स पढ़ते हैं डिफरेंट कोचिंग्स की, उसमें नहीं होता। ओके, और ये आपके पेपर में होता है। पेपर भी पढ़ते नहीं है सही से, और जो पेपर के डिस्कशन कराते हैं ना, वो भी सही से नहीं कराते हैं। तो हमने यहाँ पे ये पर्पस रखा है कि एक तो पेपर का डिस्कशन उसमें ओवरऑल हम देखेंगे, उसके बाद उसमें कुछ आपको ऑप्शंस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे जो प्रीलिम्स के लिए ही बेनिफिशियल है, उसको हम क्यूज में रख देंगे। तो जब वो क्यूज में रहेगा तो वहां से आप प्रीलिम्स वाला भी ऐसा कर सकते हैं, तो दोनों आपका बिल्कुल होलिस्टिक हो जाएगा। एक बात, एक और यहाँ पे टॉपिक है, गूगल ने एक चैट बॉक्स बनाया हुआ है। मैं आपको बता दूं, गूगल ने एक चैट बॉक्स बनाया है जिसका नाम क्या है, ये आज के पेपर में था। उसका नाम आपको बताना है। वैसे कुछ समय के बाद उसका शॉर्ट में भी आपको मिल जाएगा, जो गूगल का चैट बॉक्स है, जो कि एआई बेस्ड है, और बेसिकली हेट स्पीच और जो नॉसेंस स्पीसीज होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए ये बनाया गया है। तो वो चैट बॉक्स का नाम क्या है, थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा। आज के द हिंदू पेपर में उसको कवर किया गया है। ठीक है, खैर कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।